फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी होती है तो इस पे एक फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, किस वजह से? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इन पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है सरफेस और इस बॉडी के जो कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह, उन पर जो आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ही हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर इसके कंपोनेंट्स हम लेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ कॉस थीटा होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एफ साइन थीटा क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। तो इसकी वजह से इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस बॉडी पे क्या लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में जो लगता है उसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। अगर बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन का काम क्या है? सिंपल रिलेटिव मोशन को रोकना। मोशन को रोकना नहीं होता है, हर बार मोशन को रोकना फ्रिक्शन का काम नहीं होता, कई बार फ्रिक्शन की वजह से मोशन होता भी है। फ्रिक्शन का काम होता है सिर्फ रिलेटिव मोशन को रोकना, मतलब दो बॉडीज के बीच में जब कांटेक्ट है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो सकता है ओवरऑल फ्रिक्शन की वजह से मोशन हो रहा हो। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मान लो ये बॉडी रखी हुई सरफेस पे, इस पे ये फोर्स F लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करने लग जा रही है इस सरफेस के ऊपर। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, कुछ फ्रिक्शन है इसमें, तो जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब ये होता है मोशन में, जब मोशन में बॉडी है और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन हम काइनेटिक फ्रिक्शन की कैसे निकालते हैं? अगर ये मेरा एक मान लो कार्ट है, ये कार्ट v वेलोसिटी से ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो इस कार्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये ब्लॉक इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? राइट की तरफ। मैग्नीट्यूड क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का? म्यू के एन, और ये जो म्यू के होता है ये दोनों सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो दोनों सरफेसेस टच में है, कांटेक्ट में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो दोनों ही केसेस में सेम होगा, चाहे बॉडी ऐसे रखी हो चाहे बॉडी ऐसे रखी हो। ठीक है, इस केस में भी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस केस में भी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों ही केसेस में नॉर्मल रिएक्शन सेम लगेगा।
स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है? जब बॉडी मोशन नहीं कर रही हो तब जो फ्रिक्शन लग रहा है। मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे, और इस का मास है मान लो 5 kg, ठीक है। तो जी को अगर 10 लेते हैं तो mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? 50 न्यूटन, ठीक है। और म्यू एस मान लो 0.1। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक चीज होती है, उसकी मैं बात आगे करूंगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे पहले समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? वो लेस देन इक्वल टू होगा 5 न्यूटन से। म्यू एस एन होगा तो 5 न्यूटन से। अब क्या होगा? मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाना शुरू करते हो, शुरू में आपने शुरू किया 0.1 न्यूटन से बढ़ाना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 न्यूटन तक जा सकता है। तो ये 0.1 न्यूटन है, तो 0.1 न्यूटन का ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। आपने धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, 0.1 न्यूटन की जगह 0.2 न्यूटन किया, 0.3 न्यूटन किया, 0.4 न्यूटन किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो अगर एक बार आपका एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 5 न्यूटन है, तो क्या होगा? रिलेटिव मोशन होने लगेगा। अब मान लो आपने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना लगा दिया? वो 6 न्यूटन लगा दिया, लेकिन आपके पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 5 न्यूटन। तो फिर ये बॉडी मूव करने लगेगी। लेकिन एक बार जब मोशन शुरू होने लगता है तब कौन सा फोर्स लगता है? तब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि अब मोशन होने लगा। तो वो कुछ होगा 4.8 के 4.8 न्यूटन सपोज, क्योंकि वो म्यू के पे डिपेंड करेगा। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन का कंसेप्ट वर्क करता है। डायरेक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ए और बी, ठीक है। मान लो इसके ऊपर एफ फोर्स लगने लगा। ये सरफेस भी रफ है और ये सरफेस भी रफ है। इस पे एफ लगने लगा और इस पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसको अपोज कर रहा है। अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, और ये बॉडी भी मूव नहीं कर रही है इसके ऊपर। तो क्या होगा? यानी कि ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो ये बॉडी भी मूव नहीं कर रही है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही। क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में 0 होगा। अब एक बार ये फ्रिक्शन, ये वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये बॉडी मूव करने लग जाती है, अगर ये बॉडी मूव करने लग जाती है तो क्या होगा? ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे और मान लो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो क्या कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर, इसकी वजह से। अब क्या है, हम देख रहे हैं ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये एक्सेलरेटेड है बॉडी ओवरऑल, इसके साथ मूव कर रही है साथ साथ। तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? अकेला सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इन दोनों के बीच में तो रिलेटिव मोशन नहीं करा रहा, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करते हैं।
लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो पहला लॉ क्या है, अगर दोनों के बीच में, दो बॉडीज के बीच में स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, Fk μ के L, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा लॉ क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से होती है कि जो फोर्स मोशन कराना चाहता है उसके अपोजिट लगती है। तीसरा क्या होता है, अगर दोनों बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन से कम होती है। ठीक है, और चौथा लॉ क्या है, एफ एस और एफ के, ये जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि बॉडी मेरी इस तरीके से रखी हुई है सरफेस पे या सरफेस पे इस तरीके से रखी हुई है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही केस में सेम लगेगा। अब ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडीज के अंदर इंप्योरिटीज किस तरीके की है। तो ऑक्सीडेशन अगर बॉडी का बढ़ाते हैं तो काइनेटिक ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, अगर ऑक्सीडेशन हटाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर फ्रिक्शन को एटॉमिक लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, एक्चुअल में जो सरफेस दिखती है कि एकदम फ्लैट है वो फ्लैट नहीं होती, इस तरीके से होती है जिगजैग, और ऊपर की भी सरफेस थोड़ी सी जिगजैग है, मान लो जो कांटेक्ट में रखी हुई है ऐसे दो बॉडी। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि पूरी फ्लैट है, ये जिगजैग है दोनों। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा है दोनों में, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। अगर इसको फोर्स लगाओगे तो ये इसको अपोज करेगा, इसी वजह से, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं है, जिगजैग टाइप का है और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हो रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर करने के तरीके, पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। इसमें क्या है, जैसे ये वेट W2 है मान लो, इसका वेट W1 है। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है तो क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू टेंशन, इस पे टेंशन लग रहा होगा, और टेंशन इज इक्वल्स टू म्यू एस W1। ठीक है, तो W2 इज इक्वल्स टू W1 म्यू एस, तो म्यू एस क्या हो जाएगा, W2 बाई W1। ठीक है, इस तरीके से लैब में आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेजर कर लोगे। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मेजर करना है तो क्या करोगे, आप इस W2 को थोड़ा सा चेंज करोगे और इसको मूव करोगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा राइट में इसको मूव करोगे, इस तरीके से मूव करोगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर जाए, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, स्टिल फोर्सेस आर बैलेंस, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करना चेंज हो जाए, करना शुरू कर दे, और W2 को आप चेंज करोगे तो उस केस में क्या होगा, म्यू के इज इक्वल्स टू W2 डैश बाई W1, इस तरीके से म्यू के फाइंड कर लेंगे आप। दूसरा तरीका क्या है,
इंक्लाइंड टेबल मेथड का। ठीक है, ये थीटा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो mg नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल, और फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा के इक्वल। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए म्यू के mg cos थीटा और mg sin थीटा। अभी मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी ये हम इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड कर रहे हैं, अभी ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो म्यू एस निकलेगा tan थीटा के बराबर। अब हमको अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या है, इसको थोड़ा सा कम करोगे थीटा को, और ये ब्लॉक इस पे इस तरीके तब तक कम करोगे कि थोड़ा सा हल्का सा मूव करने लग जाए और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाए, जिससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल पाए। तो उस केस में क्या होगा, म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, तो म्यू के आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा डैश। तो tan थीटा किसके बराबर भी इक्वल होगा, अगर ये h है और ये d है, तो ये h by d के इक्वल होगा। इसके बाद एक आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर में है रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब बॉडी रोल कर रही होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है। मान लो इस तरीके से बॉडी है और ये विदाउट स्लिपिंग अगर मूव कर रही है ये बॉडी, ये जो वाला पॉइंट जो अगर रेस्ट पे है, और तब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले बहुत ही कम होती है।